गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे बैक्टीरियोफेज के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है एचसीएफ की। इसी सीरीज के अंतर्गत जो वायरस टॉपिक है उस वायरस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए और स्वागत है आपका एग्जाम ए टू जेड पर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फॉर्मल नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बैक्टीरियोफेज को। ठीक है, देखिए बैक्टीरियोफेज को जो है लैटिन में क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लैटिन के अंदर, लैटिन भाषा में जो बैक्टीरियोफेज इसे कहा जाता है फेजिन। क्या कहा जाता है? फेजिन। ठीक है, फेजिन। और इस फेजिन का मतलब होता है बैक्टीरिया को ईट करने वाले, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करने वाले या बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले। ठीक है, या बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले। इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो दो साइंटिस्ट थे। एक था फ्रेडरिक फ्रेडरिक ट्वार्ट, याद रखना है, बैक्टीरियोफेज की खोज करने वाला फ्रेडरिक ट्वार्ट था। और दूसरा साइंटिस्ट था इसके साथ साथ फेलिक्स डी हेरले। तो हम यहाँ पर जो नाम याद रखते हैं वो दो नाम हैं, एक नाम है हेरले और दूसरा है ट्वार्ट। ठीक है, एक नाम तो क्या है, हेरले है, और दूसरा नाम क्या है, ट्वार्ट है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा पीछे। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। फ्रेडरिक ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरले, और दूसरा नाम है फेलिक्स डी हेरले। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर इसकी खोज की थी। हेरले ने तो 1917 में की थी और इसने 1915 में की थी। लगभग बराबर बराबर समय था जब दोनों ने अपना पेपर पब्लिश किया था, फ्रेडरिक ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरले। तो हमें दो नाम याद रखने होते हैं यहाँ पर, और वो दो नाम कौन से हैं? एक है ट्वार्ट, ठीक है, और दूसरा है हेरले। ये दो नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, ट्वार्ट और हेरले वाले याद रखना है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ फेलिक्स डी हेरले और ट्वार्ट, इन्होंने क्या देखा, कैसे देखा कि ये बैक्टीरियोफेज है और ये जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करेगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज का इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज का क्या लिया? सॉल्यूशन। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज का क्या लिया इन्होंने? सॉल्यूशन लिया। ठीक है, सस्पेंशन ले लिया, और उस सस्पेंशन की एक बूंद को, एक जो बूंद है उस बूंद को किसके ऊपर ड्रॉप किया, किसके ऊपर डाला? सोइल बैक्टीरिया के ऊपर, सोइल बैक्टीरिया के ऊपर डाला। कैसे पता लगता है? देखो कैसे रिसर्च होती है। बैक्टीरियोफेज की, जो बैक्टीरियोफेज है उसका सस्पेंशन ले लिया, और सस्पेंशन की जो एक बूंद है, केवल एक बूंद को उस बैक्टीरिया, जो सोइल बैक्टीरिया उन्होंने प्लेट के ऊपर ग्रो करवा रखा था, उस बैक्टीरिया के ऊपर उसको डाला। ठीक है, इसमें जो सोइल बैक्टीरिया थे वो थे स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, और दूसरा इकोलाई। दो एक्सपेरिमेंट थे, अलग अलग जगह किए गए, स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई के। जो पेट्री प्लेट है उस पेट्री प्लेट पर, ये पेट्री प्लेट है और उस पेट्री प्लेट में यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी उगी हुई है। समझिए आप, ये बैक्टीरियल कॉलोनी उगी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर उगी हुई है। अब इन्होंने क्या किया कि एक ड्रॉप जो है वो इसके ऊपर डाली। ठीक है, एक ड्रॉप यहाँ पर डाली, एक ड्रॉप ऐसे से एक ड्रॉप जो है यहाँ पर डाली। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक गई। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो गई? रुक गई। और बैक्टीरिया की जो सेल है उसका लाइसिस हो गया। क्या हो गया? उसका लाइसिस हो गया। तो ये देखिए आप कैसे हुआ, बैक्टीरिया की सेल की ग्रोथ क्या हो गई यहाँ पर, बैक्टीरियल सेल की क्या हो गई? ग्रोथ, बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो गई यहाँ पर? स्टॉप हो गई। बैक्टीरियल सेल ग्रोथ क्या हो गई? स्टॉप हो गई। दूसरी चीज, बैक्टीरियल सेल ग्रोथ स्टॉप होने के बाद में इसकी जो सेल है यहाँ पर क्या हो गई? लाइसिस हो गई, और उसके बीच बीच में क्या हो गया? एक छोटा छोटा सा छेद बन गया। यहाँ पर छोटा छोटा सा क्या बन गया? छेद बन गया। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल की हो गई लाइसिस।
बैक्टीरियल सेल वाल का क्या हो गया, लयन हो गया या लाइसिस हो गया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वाल का लाइसिस हो गया। इससे इन्होंने पता लगाया कि ये जो है सिस्टम, मतलब जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया की सेल को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, नष्ट कर सकता है, उसका लाइसिस कर सकता है। और इस इफेक्ट को कहा जाता है डी हेरले इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है डी हेरले इफेक्ट। ध्यान रखना है, डी हेरले इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। डी हेरले इफेक्ट किसे कहा जाता है, डी हेरले इफेक्ट कहा जाता है बैक्टीरिया की सेल का बैक्टीरियोफेज के द्वारा लाइसिस होना कहलाता है डी हेरले इफेक्ट। याद रहेगी ये बात, डी हेरले इफेक्ट, बैक्टीरिया की सेल का बैक्टीरियोफेज के द्वारा लाइसिस होना कहलाता है डी हेरले इफेक्ट। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज नाम भी जो है किसने दिया, वो डी हेरले ने दिया। ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज नाम किसने दिया था, बैक्टीरियोफेज, ये नाम भी किसने दिया, डी हेरले ने दिया, डी हेरले ने दिया। ठीक है, याद रखना, डी हेरले ने बैक्टीरियोफेज नाम दिया। खोज करने वाला कौन था, ट्वार्ट और डी हेरले था। खोज करने वाले साइंटिस्ट तो थे ट्वार्ट और डी हेरले, और नाम देने वाला साइंटिस्ट था डी हेरले। और डी हेरले ने जो है सारी कहानी रची, कैसे कैसे क्या हुआ, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डी हेरले इफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो साइंटिस्ट है इंपॉर्टेंट, वो कौन है, डी हेरले। क्लियर है बात, ये समझ में आती है हमें। ठीक है जी, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, संरचना बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। चलिए, बैक्टीरियोफेज की संरचना की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में अगर आप बात करोगे तो पहले हम इसका एक छोटा सा जो है डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम सारी चर्चाएं करेंगे। देखिए, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, एक हेड होता है इस तरीके से। ठीक है, हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक कॉलर होता है, कॉलर होता है यहाँ पर, कॉलर या नेक इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये होती है इसकी टेल। ठीक है, और इस टेल में भी एक होती है प्लेट, यहाँ पर देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। और इस के अंदर भी यहाँ पर होते हैं कुछ स्पाइक्स, और इसके अलावा इसके अंदर होते हैं 6 टेल फाइबर। इस तरीके से 6 टेल फाइबर होते हैं। समझ में आया बात, तो अब देखते हैं इसको। ये तो है इसका हेड, ये क्या है, इसका हेड है। अब ये जो हेड होता है, इसकी अगर हम साइज की बात करें, इसकी हेड की साइज की बात करें, तो साइज के हिसाब से तो ये कितना होता है, ये होता है 95 NM का। कितने NM का होता है, 95 NM लंबा, और 65 NM जो है इसका चौड़ाई होती है हेड की। नॉर्मल बैक्टीरियोफेज जो होता है, टी इवन फेज जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, टी फेज है ये। ठीक है ना, टी इवन फेज, टी ओड फेज होती है, इवन और ओड होती है, इनको नंबर्स दिए जाते हैं इवन और ओड में। ठीक है, तो ये टी फेज है। और इसका जो हम देख रहे हैं इस बैक्टीरियोफेज का हेड का साइज कितना है, 95 NM से 65 NM तक होता है। ये जो हेड होता है ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है ये। हेड क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियो कैप्सिड है। हेड क्या होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड है, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कर रखा है, जिसने आवृत कर रखा है, समाहित कर रखा है, उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर होती है 2000 कैप्सोमियर। कितनी कैप्सोमियर होती है इसके अंदर, 2000 कैप्सोमियर होती है, कैप्सोमियर होती है। कितनी, 2000 कैप्सोमियर। ठीक है, चलिए अब इसके डीएनए की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है, हेड के अंदर क्या है, यहाँ पर हेड के अंदर है ये इसका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, कौन सा डीएनए है ये, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और कैसा होगा, सर्कुलर हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। साइज की बात करें तो ये 500 म्यू एम लंबा होता है। कितना म्यू एम लंबा है? 500 म्यू एम लंबा है। 500 म्यू एम जो इसकी लेंथ होती है। मोलिकुलर वेट की बात करें इसका, तो मोलिकुलर वेट होता है इसका 120 गुना 10 की घात 4। कितना होता है? 120 इंटू 10⁴ डाल्टन का इसका मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, चलिए जी। और इसका अगर वेट करें तो ये होता है 6 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम का। कितना ग्राम का? 6 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम का ये इसका वेट होता है। इसका वायरस के जो डीएनए है उसका। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो दो बातें हमने की, पहले हेड की बात की। हेड होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है? हेड के अंदर डीएनए होता है। हेड जो होता है वो 95 nm इंटू 65 nm का चौड़ाई का लिए होता है। जो हेड होता है उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और उसमें 2000 कैप्सोमियर जो है प्रेजेंट होती है। 2000 कैप्सोमियर का फिक्स होती है कैप्सोमियर की संख्या है। हमें पहले पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं किस प्रकार से कैप्सोमियर का जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और उसके आधार पर भी हमने जो है वायरस को देखा था कि किस प्रकार से इसके अंदर काउंटिंग रहेगी। ठीक है, डीएनए जो है इसके अंदर जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। 500 म्यू लंबा डीएनए होता है इसके अंदर। ठीक है, मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो इसके अंदर 120 गुना 10 की घात 4। ठीक है, डाल्टन जो है इसका मोलिकुलर वेट होता है। और इसकी जो वजन की बात करेंगे इसके, तो ये 6 गुना 10 की घात 3 माइक्रोग्राम का होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लंबाई देखिए आप इसको, 500 म्यू लंबा, यानी कि 50 kb का डीएनए होता है इसके अंदर। देखी जाए तो पूरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, 50 किलो बेस का इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसके अंदर कोलर या नेक। दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है? कोलर। ये है इसका कोलर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोलर बोलेंगे। कोलर, या इसको क्या बोलेंगे? नेक भी कहेंगे। ठीक है, कोलर या नेक। ये नॉर्मल सी एक प्लेट होती है जो यहाँ पर जो इस टेल को और इस हेड को जोड़ने का काम करती है। टेल और हेड की जॉइनिंग पार्ट होता है कोलर और नेक। ठीक है, ये भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है जी, चलिए। अब ये जो टेल है इसका, ये है टेल, इसको बोलेंगे टेल। इसको क्या कहेंगे हम? टेल कहेंगे। ठीक है, टेल कहें तो ये जो टेल का साइज होता है ये होता है इसका 95 nm लंबा। देखो, इसका जितना हेड है उतना ही बड़ा टेल होता है, 95 nm लंबा। ठीक है, और 8 mm व्यास का। इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है, 8 nm। ये 95 nm तो क्या होता है? ये लंबा होता है, और 8 nm जो है इसका व्यास होता है। मतलब ये जो मोटाई है इसकी ये 8 nm है, और ये जो लेंथ है इसकी, ये लंबाई है इसकी, ये लंबाई कितनी है? 95 nm है। ठीक है, ये भी प्रोटीन शीट से ढका होता है। किससे ढका होता है? प्रोटीन से ढका होता है। प्रोटीन शीट से ढका, प्रोटीन शीट से ढका हुआ होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देखें तो ये 144 कैप्सोमियर से बना होता है। कितने कैप्सोमियर से? 144 कैप्सोमियर से बना होता है। ठीक है, जो कि 24 राउंड्स, 24 वले जो होते हैं उनके अंदर व्यवस्थित होती है। 24 वलियों में व्यवस्थित होती है, वलियों में व्यवस्थित। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। और प्रत्येक जो वलय होगा, एक वलय होगा, उस वलय में, प्रत्येक वलय में 6 सब यूनिट होते हैं। प्रत्येक वलय के अंदर, प्रत्येक वलय में कितनी यूनिट होती है? 6 सब यूनिट होती है इसकी। 6 सब यूनिट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये क्या कहानी है भाई, समझ में नहीं आया है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ये जो भाग है इसका, ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टेल बोल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? टेल। तो ये जो टेल वाला पार्ट है इसका, इस टेल वाले पार्ट में कितनी कैप्सोमियर है? 144 कैप्सोमियर है। अब ये 144 कैप्सोमियर क्या है? 24 राउंड में यहाँ पर व्यवस्थित होती है। 24 राउंड में कैसे व्यवस्थित होती है? देखो, ये इस तरीके से व्यवस्थित होती है, ऐसे 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 24 राउंड्स होते हैं इसके अंदर। और प्रत्येक जो राउंड होता है उसके अंदर 6 सब यूनिट होती है। किसकी? कैप्सोमियर की।
छह कैप्सोमियर यहाँ पर लगी हुई होती है। समझिए आप इसको, ये कैप्सोमियर है, ये कैप्सोमियर है, ये कैप्सोमियर, ऐसी 6 कैप्सोमियर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और ये पूरा का पूरा होलो होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं भरा होता। केवल इसके ऊपर बाहर की तरफ में क्या होती है, एक प्रोटीन शीट होती है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, केवल प्रोटीन शीट होती है। प्रोटीन शीट से ये ढका हुआ होता है, ठीक है ना। और ये प्रोटीन शीट किसकी बनी हुई है, कैप्सोमियर की बनी होती है। किसकी, कैप्सोमियर की। क्लियर बात। अब लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ है हमारे पास में वो है टेल फाइबर, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ है ये स्पाइक वाली प्लेट। तो अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं टेल फाइबर की। देखिए ये टेल फाइबर, यहाँ पर टेल फाइबर की बात कर लेते हैं। जो टेल फाइबर है इसका दिख नहीं रहा होगा, इधर आ जाते हैं। टेल फाइबर समझ में आएगी, डायग्राम हम देख ही पा रहे हैं। टेल फाइबर देखो आप, टेल फाइबर जो है इसके अंदर होते हैं 6। टेल फाइबर कितने होते हैं, 6। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि बैक्टीरियोफेज में कितने टेल फाइबर होते हैं, है। अगर पूछे कि बैक्टीरियोफेज में कितनी टेल होती है, तो एक टेल होती है, सिंगल टेल। ये टेल है, ठीक है ना। बहुत से इसको टेल नहीं समझते, पता नहीं क्या समझते हैं, टेल फाइबर को समझते हैं टेल, इसलिए ध्यान रखना है। ये टेल तो ये बीच में जो डंडा है इसको टेल बोलेंगे। और जो इसके ऊपर जो फाइबर निकले हुए हैं ऐसे, ये इनकी संख्या होती है 6। कितनी होती है, 6। इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 150 nm। कितनी होती है, 150 nm होती है। मतलब बैक्टीरियोफेज को अगर लंबा करेंगे तो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 150 nm की जो है इसकी लंबाई होती है, किसकी, जो टेल फाइबर होते हैं इसकी, ठीक है। इसके नीचे एक और प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, इसको जरा हटा देते हैं। यहाँ पर ये प्लेट लगी हुई है, इसे कहते हैं टेल प्लेट। क्या कहते हैं इसको, टेल प्लेट। ये देखो ये है टेल प्लेट। क्या है ये, टेल प्लेट। और इस टेल प्लेट पर यहाँ पर लगे हुए हैं ये, इन्हें कहा जाता है स्पाइक, स्पाइक, या फिर इनको कहा जाता है पेग्स। क्या कहा जाता है, पेग्स। ध्यान रखना है, स्पाइक या पेग्स कहा जाता है। टेल प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो टेल प्लेट ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं होती, ये होती है 20 nm की, 20 nm साइज की ये प्लेट होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये होते हैं स्पाइक या पेग्स। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज को, देखो ये जो बैक्टीरिया फेज होता है, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर, यहाँ देखते हैं हम इस चीज़ को, ये बैक्टीरिया है मान लेते हैं। और कोई बैक्टीरियोफेज आएगा तो वो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, वो बैक्टीरियोफेज जब इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो अपने टेल फाइबर के थ्रू, सबसे पहला स्टेप होता है टेल फाइबर के थ्रू वो इसके ऊपर आकर बैठना शुरू करेगा। यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। टेल फाइबर के थ्रू जो है वो अपना यहाँ पर जमा लेगा, ठीक है। जब ये दोनों की कंपेटेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये बैक्टीरियोफेज वही बैक्टीरियोफेज होगा जो इसके ऊपर आक्रमण करने वाला होगा, तो यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज के जो फाइबर हैं वो, और ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है, यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन और बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन अगर कंपेटेबल होगी तभी ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पर रुक पाएगा, अदरवाइज इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं सेल इंटरेक्शन। सेल इंटरेक्शन मेथड में आपने पढ़ा होगा, इसको जाना होगा, समझा होगा, सेल अगर आपने पढ़ी है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला नीचे का जो पोर्शन होता है टेल प्लेट वाला पोर्शन, और जिसके अंदर स्पाइक या पेग से निकले हुए हैं, ये नीचे की तरफ झुकता है। और नीचे की तरफ झुककर ये स्पाइक के थ्रू इसके अंदर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर स्पाइक इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो इसका डीएनए होता है, इस डीएनए को इसमें से निकाल कर इसके अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम का स्राव किया जाता है, जिससे इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर होल हो जाता है, छेद हो जाता है। और जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जो डीएनए होता है उसको इसके अंदर इंक्लूड कर देता है। आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बैक्टीरियोफेज का जो रिप्रोडक्शन है वो इसी प्रकार से होता है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है बैक्टीरियोफेज के थ्रू, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेज की। ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। देखो सिंपल सा फंडा है इसका, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर हमसे
कोई 2-4 सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कैप्सोमीयर होती है, कितने कैप्सूल होते हैं, मोलिकुलर वेट क्या होता है, इस तरह के। लेकिन इतने खतरनाक सवाल जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ज़्यादातर नाम याद रखना होता है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ फेज की बात करें, टाइप्स ऑफ फेज, टाइप्स ऑफ फेज देखो 3 प्रकार के फेज होते हैं, 3 प्रकार के हैं फेज। पहले टाइप का जो फेज है वो है आपका टेल्ड फेज। कौन सा है? टेल्ड, यानी कि जिसके अंदर पूंछ होती है, अभी देखा हमने ये वाले फेज। दूसरे होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब ऐसे तंतुनुमा। और तीसरे होते हैं क्यूबिकल, क्यूबिक जैसे, ठीक है, घनाकार, ये षटकोणीय व्यवस्था वाले, इस तरह के क्यूबिक होते केवल। दूसरे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, इस तरीके से फिलामेंट बना हुआ होगा। और तीसरे मतलब जो पहले प्रकार हैं वो प्रकार है ऐसे टेल वाले, जिनके अंदर ऐसे टेल होगी, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप के यहाँ पर जो है आपको फेज मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो समूह है वो टेल वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो टेल है इसका, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा समूह है। और जो टेल वाले जो फेज होते हैं इनको बोलते हैं टी फेज। क्या बोलते हैं इनको? टी फेज। क्या कहा जाता है इनको? टी फेज। जिनके पास में टेल होती है उनको कहा जाता है टी फेज, ठीक है ना। और जो फिलामेंटस होते हैं उनको एफ फेज बोलते हैं, जो क्यूबिक होते हैं उनको सी फेज बोलते हैं, सिंपल सा है। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम? टी फेज बोलेंगे। अब ये जो टी फेज होते हैं, अभी तक की जानकारी के अनुसार टी फेज की जो खोज हुई है उनको बोला गया है T1 से लेकर T17 तक, T1 से T17 तक के बैक्टीरियोफेज जो है खोजे जा चुके हैं। बहुत सारे खोजे जा चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास T1 से T17 है। इनको भी क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है, इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इनको डिवाइड करने वाला कौन था? मैक्स डलबर्ग। मैक्स डलबर्ग ने डलब्रुक, मैक्स डलब्रुक एक साइंटिस्ट है, इसने इनको भी अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से भाग में? T1 फेज में, T1 फेज और टी ऑड फेज, टी ऑड फेज, इनके नंबर्स के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज यानी कि टी फेज को किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो इसको डिवाइड किया गया है इनके नंबर्स के आधार पर, संख्या के आधार पर। जैसे T1 फेज है तो इसको हम बोलते हैं सम, जहां पर सम नंबर आ रहा है वो फेज इसके अंदर आएंगे, और जहां पर विषम नंबर आ रहा है वो फेज इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि T2, T4, T6 ऐसे, और इसके अंदर T1, T3, T4 इस तरह, T5 सॉरी, T5 इस तरह के फेज इसके अंदर आएंगे, समझ में? चलिए, अब दूसरा डिवीजन जो है इसका किया गया है, ये तो टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन, पता है आपको, ठीक है ना। 3 प्रकार की टाइप्स आ गई, सिंपल सी बात है, 3 प्रकार की टाइप्स हो गई। एक तो टेल्ड, फिलामेंटस और क्यूबिकल, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? T1 फेज का। अब T1 फेज को क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग में? सो टी फेज को किस में भागों में बांटा है? T1 फेज और टी ऑड फेज में। T1 फेज में T2, T4, T6 आएंगे, और टी ऑड फेज में T1, T3, T5 आएंगे, ठीक है। तो ये सम और विषम संख्याओं के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक। चलिए, अब जीवाणु की क्रिया के आधार पर बात करें इसकी, ठीक है ना। जीवाणु की क्रिया के आधार पर मतलब किस प्रकार से ये जीवाणु पर रिएक्शन करती है, किस प्रकार से उसको इन्फेक्ट करती है, उसके आधार पर डिवीजन किया गया है। तो जीवाणु की क्रिया के आधार पर, जीवाणु की क्रिया के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वायरुलेंट। नंबर 1 कौन सा है? वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब जो कि एक प्रकार का संक्रामक अवस्था वाला, ठीक है, जो बहुत ही उग्र होगा। क्या होगा? उग्र, इसको बोलेंगे उग्र बैक्टीरिया, उग्र बैक्टीरियोफेज। उग्र बोलते हैं, कभी कभी लिखा आता है वायरुलेंट, दिस इज ना वायरुलेंट फेज, और ये उग्र फेज है, उग्र फेज है। उग्र फेज का मतलब क्या है? उग्र फेज का मतलब है कि ये आक्रमण करेगा बहुत जल्दी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेगा और होस्ट को लाइसिस करके बाहर आ जाएगा। इसका ये काम है। क्या काम है इसका? देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो ये जो टी वायरुलेंट फेज है ये T1 फेज होता है, ओ हाँ, E1 फेज होता है।
2T4T6 वाला, ठीक है ना, इवन फेज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा ये मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है ना, किसमें मल्टीप्लिकेशन करता है, होस्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है ये होस्ट के अंदर, मल्टीप्लिकेशन करता है होस्ट के अंदर, और होस्ट सेल को लाइसिस कर देता है, होस्ट सेल को क्या कर देता है, होस्ट सेल को लाइसिस कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या चलता है, लाइटिक साइकिल चलता है, होस्ट सेल का लाइसिस कर देता है, लाइसिस लिख देते हैं लाइटिक की जगह पर, होस्ट सेल को क्या कर देता है, लाइसिस कर देता है और उसको नष्ट करके बाहर आ जाता है। ये तो हुआ वायरुलेंट, उग्र, ये बहुत खतरनाक, मतलब ऐसे जैसे लड़ने वाला है ना, खतरनाक वाला, उग्र, समझिए आप इसको, उग्र मतलब लड़ने वाला है, ये इसका मतलब है कि बस मल्टीप्लिकेशन किया, सेल को फाड़ा और बाहर आ गया, दैट इज वायरुलेंट फेज, ठीक है। दूसरा फेज है सिंपल सा, ये ज़्यादा इतना खतरनाक घातक नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज के साथ, जो बैक्टीरिया होता है जो इसका होस्ट होता है उसी के साथ में ये जुड़ा रह जाता है बहुत सी बार, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं टेम्परेट फेज, टेम्परेट टेम्परेट फेज है ना, टेम्परेट। इसको संयत या अनुग्र अनुग्र, ठीक है ना, ये तो है उग्र और ये क्या है, अनुग्र, मतलब है तो ये भी फाड़ेगा तो ये भी, लेकिन आराम से, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। पहले क्या करेगा, इसका उदाहरण समझे, उदाहरण देखें तो इसका जो है लेमडा फेज है, ये लेमडा फेज, ये कहाँ जा रहा है भाई, लेमडा फेज है ना, लेमडा फेज, इसका उदाहरण है लेमडा फेज। और ये क्या करते हैं, ये होस्ट के डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, होस्ट के डीएनए के साथ में क्या होते हैं, देखो ये तो क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन करता है होस्ट के अंदर और होस्ट की सेल को क्या कर देता है, लाइसिस करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये होस्ट के डीएनए के साथ में, होस्ट के डीएनए के साथ क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेटेड हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, मतलब उसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, होस्ट के डीएनए के साथ। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम प्रोफेज, क्या कहते हैं इसको, प्रोफेज, ठीक है। होस्ट के डीएनए के साथ में अगर वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड हो जाए तो उसे कहा जाता है प्रोफेज, याद रखना है, होस्ट के डीएनए के साथ में अगर वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोफेज कहा जाता है, ठीक है। और बैक्टीरियल डीएनए के साथ में अगर जो उसका प्लाज्मिड होता है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके आंसर में बताना है, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये वायरल डीएनए है, और वायरल डीएनए जो है इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है, इसके अंदर आ गया, ये वायरल डीएनए आ गया। और नेक्स्ट फेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो वायरल डीएनए होगा, ये वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो इस जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाएगी क्या, प्रोफेज अवस्था, ठीक है, क्या कहलाएगी, ये प्रोफेज अवस्था कहलाएगी, ये प्रोफेज अवस्था कहलाएगी। अब आपको ये बताना है कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जो उसके साथ जो प्लाज्मिड होता है, जो उसके साथ क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, अगर ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, तो ये इसे तो क्या कहेंगे, हम प्रोफेज कहेंगे, ठीक है। एक और तीसरा प्रकार होता है इसका, जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट, थर्ड टाइप जो होता है इसका वो होता है इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टाइप। इसमें आते हैं हमारे F2M2। ये क्या करते हैं, ये पहले तो क्या करेगा, होस्ट के साथ जाएगा, होस्ट की कोशिका के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद में वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और आराम से उसके साथ जिएगा, पहले तो कुछ दिनों तक, कुछ समय तक। फिर उसके बाद में जब इसको लगेगा कि अब मुझे प्रोजेनी क्रिएट करनी है, तब इसको लाइसिस करेगा और सेल के साथ बाहर फाड़ कर बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको बोला इंटरमीडिएट। मतलब ये उग्र भी हो सकता है और अनुग्र भी हो सकता है, दोनों ही काम कर सकते हैं ये, इसलिए इन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट फेज, ठीक है, समझ में आए। अब इसके अलावा भी और भी प्रकार हैं, जिसमें वैसे बता देता हूं मैं आपको, ए से लेकर आप याद रखना, फेज के जो प्रकार हैं उनको आप याद रख लेना, ए से लेकर, ए से स्टार्ट करना है, जैसे ए टाइप फेज, बी टाइप फेज, सी टाइप फेज, डी टाइप फेज, ई टाइप, ई जी टाइप, ठीक है ना।
7 प्रकार के फेज हैं। और भी ब्राउले एक साइंटिस्ट था, उसने और भी बैक्टीरियोफेज का क्लासिफिकेशन किया है, मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं बैक्टीरियोफेज का, आगे वाला, तो इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताया। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे केवल और केवल इसके जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी, क्योंकि वायरस का रिप्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है इम्पोर्टेंट। फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से टाइप हैं। अदर किसके आधार पर, ब्राउले के आधार पर। एक साइंटिस्ट है ब्राउले, ब्राउले ने जो है क्लासिफिकेशन क्या था, ब्राउले क्लासिफिकेशन, आप याद रखना, इसका नाम याद रख लेना। इसने इसको डिवाइड किया गया है ए टाइप बी टाइप में। तो इसमें 7 प्रकार हैं इसके। ए टाइप याद रखेंगे, ए टाइप, दूसरा बी टाइप, तीसरा सी टाइप, है ना, चौथा इसमें डी टाइप, सी डी ई, 5वां नंबर आ गया ई, ई टाइप, चौथा नंबर आ गया इसका एफ टाइप, और 7वां नंबर आ गया इसका जी टाइप। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का जो है बैक्टीरियोफेज होता है। किसके आधार पर, ब्राउले के आधार पर। ब्राउले ने इसका क्लासिफिकेशन किया है बैक्टीरियोफेज का। इसमें सारे के सारे टी फेज है, ठीक है ना, एफ फेज है और एन फेज भी है, बहुत सारे हैं। ठीक। अब उदाहरण से तो कोई लेना देना नहीं है, इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप याद रख लें इस चीज़ को कि ए से जी टाइप में भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। कहीं आ जाए कि ये कौन से प्रकार का फेज है, तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ, हो सकता है आप पढ़ लेंगे इसे, इसको वैसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय की अनुपलब्धता की वजह से मैं इसको नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा पुटअप हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन, वो कैसे होता है। ठीक है, या हो सकता है मैं कल यहाँ से ही शुरू कर दूँ इसको, मुझे लगेगा एक बार फिर से मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा इसके ऊपर, कुछ ठीक ठाक मैटर होगा तो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार। और बने रहिए एग्जाम ए टू जेड के साथ में, और देखते रहिए एग्जाम ए टू जेड। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। हाँ, आजकल व्यूज़ जो है कम आ रहे हैं, आप लोग कम देख पा रहे हो, पता लग जाता है कितने लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।